ये बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने हमें यहाँ हमारे काम के लिए नहीं भेजा है। परमात्मा ने हमें उनके काम के लिए भेजा है। उनका काम क्या है? बॉस का काम क्या करता है? बॉस, आप क्या काम करते हैं ऑफिस में? बॉस का काम करते हैं। वहाँ जा कर के अगर आप अपना काम करिएगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक वैसे ही इस संसार में हमें भगवान के द्वारा भगवान का काम करने के लिए भेजा गया है। यहाँ आकर के अगर आप अपना काम करने लगेंगे, मतलब अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बच्चे, अपना परिवार, तो भगवान आपको आपकी नौकरी से निकाल देंगे। और इस वजह से ही आपको फिर जब नौकरी से निकाल देंगे तो क्या होगा? फिर आपके सामने आर्थिक समस्या आने लगेगी, फिर आप बेकार हो जाएंगे। इस वजह से इसका सबसे बढ़िया जो अर्थ है क्या है कि भगवान का काम करना है। और भगवान का काम क्या है? सत्य के आधार पर, सत्य के मार्ग पर चलकर बिना किसी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बाद में पश्चाताप हो, है ना? तो उनका ही काम करना है, किसी दूसरे का काम नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास बेगूसराय, बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने हमें यहाँ हमारे काम के लिए नहीं भेजा है। परमात्मा ने हमें उनके काम के लिए भेजा है। उनका काम क्या है? बॉस का काम क्या करता है? बॉस, आप क्या काम करते हैं ऑफिस में? बॉस का काम करते हैं। वहाँ जा कर के अगर आप अपना काम करिएगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक वैसे ही इस संसार में हमें भगवान के द्वारा भगवान का काम करने के लिए भेजा गया है। यहाँ आकर के अगर आप अपना काम करने लगेंगे, मतलब अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बच्चे, अपना परिवार, तो भगवान आपको आपकी नौकरी से निकाल देंगे। और इस वजह से ही आपको फिर जब नौकरी से निकाल देंगे तो क्या होगा? फिर आपके सामने आर्थिक समस्या आने लगेगी, फिर आप बेकार हो जाएंगे। इस वजह से इसका सबसे बढ़िया जो अर्थ है क्या है कि भगवान का काम करना है। और भगवान का काम क्या है? सत्य के आधार पर, सत्य के मार्ग पर चलकर बिना किसी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बाद में पश्चाताप हो, है ना? तो उनका ही काम करना है, किसी दूसरे का काम नहीं करना है। मैंने बात कही ना, इस वजह से हमेशा याद रखिए। आइए शुरू करते हैं। जन्म होता है जातिका का भाद्रपद माह में। तो भाद्रपद माह में जन्मे लोग बड़े ही प्रखर बुद्धि वाले और सुंदर होते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, जैसे शनि, जैसे मंगल, जैसे राहु, जैसे केतु, ये चारों के चारों ग्रह बलवान हो जाते हैं या इनके प्रभावों में वृद्धि आने लगती है। इसके कारण छोटे मोटे संघर्ष जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। शुक्ल पक्ष शरद ऋतु अष्टमी तिथि। शरद ऋतु में जन्मे लोग अपने काम के लिए थोड़े आलसी, पर दूसरे के काम के लिए तुरंत तैयार। और अंतिम में जाकर के मतलब सब तरीके से काम पूरा करेंगे और अंतिम में जब उनको परिणाम प्राप्त होने वाला रहेगा वहां पे जाकर के खिन्न हो जाएंगे, है ना? और मन करेगा कि लोगों के बीच में रहें, कुटुंबों के बीच में रहें, परिवार जनों के बीच में रहें, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो उनसे ही खिन्न हो जाएंगे। अभिमानी भी स्वभाव के होते हैं। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से आपको 100% पूरी मेहनत से काम करने की आवश्यकता होगी। और सोमवार को जन्मे हैं इस कुंडली के लिए चंद्रमा जो होते हैं वो वार के अधिपति हैं। चतुर्थ स्थान में उनकी राशि बनी है और अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से मन मस्तिष्क को शास्त्रकार लिखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। अष्टमेश अगर ये होंगे तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन अष्टम में बैठेंगे तो जरूर दोष लगेगा। अब इसी सिद्धांत को ऐसे समझ सकते हैं कि जितना बढ़िया चंद्रमा फल चतुर्थ स्थान में करते हैं उतना बढ़िया अष्टम में तो नहीं करते हैं। इस वजह से व्यक्ति की निरंतरता को
और एकमात्र चंद्रमा को विश्लेषित करना है तो एक लाइन में 1 to 1 क्या कहेंगे कि चंद्रमा है वर्तमान और वो आपकी कुंडली का नीच का है, जिसका नीच भंग नहीं हो रहा है। इस वजह से सबसे ज्यादा हमें अपने वर्तमान पे फोकस करना है। इसका अर्थ है कि इस कुंडली की सफलता की कुंजी कहाँ है? वर्तमान में, है ना। चंद्रमा वर्तमान, उसको आपने साध लिया तो सारे ग्रहों को साध लिया। और निश्चित रूप से अगर चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को, आपके पाचन तंत्र को, आपके रक्त प्रवाह को, आपके इनिशियल थॉट को, आपके विचार को, आपकी वाणी को, आपके कठोरता को, आपके निर्बाध गति से काम करने को मतलब एक्सेलरेट न करके पीछे ले जाने का काम करने लगते हैं। और ये कई बार आपको कष्ट देने वक्त लगते हैं। तो कैसा कष्ट? निरंतर व्यक्ति नहीं काम कर पाएगा, काम लगातार करने की पूरी कोशिश करेगा पर उसको उसमें उसको असफलता मिल जाती है। और इसी अनिरंतरता के कारण व्यक्ति उसके मन के मुताबिक जो भी परिणाम प्राप्त करना चाहता है उसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं 27 अंश के। इस वजह से वार का अधिपति जो सोमवार को जन्मे हैं उसका अधिपति बलवान नहीं हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है, ऊपर से शनि की दृष्टि प्राप्त कर रहा है। इस वजह से चंद्रमा मन मस्तिष्क, घर परिवार, कुटुंब व्यवहार, वाणी निरंतरता इनको परेशान और प्रभावित करने के कारण, और साथ ही साथ ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है इसके जो ये तो नक्षत्र वैसे बुध का है पर ये मूल संज्ञक नक्षत्रों में इसकी गणना की गई है। तो अगर सरवाइव कर जाएं तब तो बहुत बढ़िया है। और कई बार ये ज्येष्ठा नक्षत्र, हालांकि दिन इनका ठीक है कि सोमवार को, अगर यही शनि या मंगलवार होता तो ये विष कन्या दोष लग जाता, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में है, चंद्रमा नीच के हो गए, नीच भंग हुआ नहीं, और साथ ही साथ शनि से दृष्ट हो गए, और ऊपर से ओम इंद्राय नमः, ये इस नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो इंद्रदेव हैं। इस वजह से इस जातिका को सदैव ही ओम इंद्राय नमः या श्री इंद्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर हो सके तो ब्राह्मणों की पूजा, यज्ञ दान तप पूजा पाठ हवन वगैरह करना चाहिए। और साथ ही साथ चिरचीटे की जड़, जिसे आपामार भी कहते हैं, उसकी जड़ अपने गले में चांदी के ताबीज में भर के धारण करना चाहिए, है ना। ये बात बहुत आवश्यक होगी। यहाँ अष्टम भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं ये आपके मन को विकल करते हैं और कई तरीके से आपको डेटेरियोरेट करते हैं। अंग्रेजी में से होते हैं ना, हाँ ऐसा जो भी है ये करते हैं। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र प्रीति योग में जन्मे लोग प्रेमी होते हैं, ऐसी कोई कष्ट वाली बात यहाँ पे नहीं है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण होगा। इस वजह से यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको समझाऊं तो ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य ठीक होता है और पति जो होगा वो कभी कभी राक्षसी प्रवृत्ति वाली, हालांकि इसमें राक्षसी प्रवृत्ति वाली क्या जो बात होगा वैसे भी होगा, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति अपने हिसाब से तो बड़ा शुद्ध है, चिंतन करने वाला है, ठाकुर जी की सेवा, शिव जी की सेवा करने वाला है, लेकिन फिर भी वो जल्दी ही सशंकित हो जाता है ना, और जल्दी ही असुरक्षित भी महसूस करने लगता है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से गायों की सेवा, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की आराधना, माता पिता, इन सब की सेवा आराधना पूजा होती रहे। कभी भी उनके साथ मतभेद ना करें। माता जब कभी भी आपकी कुंडली में देखें तो चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में बैठ रहे हैं, ये कुहू योग लग जाता है। इसके कारण व्यक्ति जब कभी भी अपने नाम पे या अपने बल पे कुछ करने चलता है तो उसको प्रायः ऐसे संकेत मिलते रहते हैं कि देखो आगे थोड़ा संघर्ष भी है। या जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में बैठ जाते हैं तो कई बार ये माता और पिता के बीच में मतभेद देने लगते हैं। आयु माता को लंबी मिल जाती है पर रुग्णता भी रहती है। तो ये जो स्थिति बनती है वो व्यक्ति का मन एक जैसा कभी भी नहीं रहता है, वो बार बार बदलता हुआ सा रहता है ना। और पति राक्षसी प्रवृत्ति वाले के बारे में क्या कही तो आधुनिक होगा, वो थोड़ा कभी कभी कठोर बोलने वाला होगा, जिद्दी होगा, है ना, हठ करने वाला होगा, अपने हिसाब से काम करने वाला होगा। तो इस तरीके की स्थितियां जन्म कुंडली में देखने को मिल रही हैं, जो कि लग्न कुंडली के पंचांग से मैंने आपको ये बात बताई है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ब्राह्मण वर्ण है, उसके बाद शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा यहाँ से शुभ ग्रह होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से काफ़ी हद तक इनको जो काम मिले, जैसे जल विभाग मिल जाए, नहर विभाग मिल जाए, भूमि विभाग मिल जाए, है ना, टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाए, स्टेट पीसीएस तो नहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट के योग भी इस कुंडली में लगभग बने हुए हैं बहुत अच्छे से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी में जो भी नौकरी मिल जाए, वो क्लरिकल नौकरी, कला क्षेत्र में नौकरी,
उसके बाद दूरसंचार विभाग में, रेडियो विभाग में, सड़क निर्माण विभाग में ऐसी कोई भी नौकरी अगर मिल जाए तो व्यक्ति को तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए, अब आपकी कुंडली में मैंने ये बात पंचांग से बताई है, अब आपको आपकी कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांश में बैठे ग्रहों से आपका परिचय कराता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा लग्न कुंडली पे करते थे। जैसे 9 अंश 33 कला अश्विनी नक्षत्र का लग्न बना है, ये अच्छा होता है, व्यक्ति कम से कम बुद्धिमान होता है। और लग्न में केतु बैठे हैं 22 अंश के भरणी नक्षत्र में, गुरु से और शुक्र से दृष्ट होने से और शनि से दृष्ट होने से थोड़ा पापक प्रभाव लिए हुए रहेंगे, और गुरु और शुक्र के प्रभाव के कारण उनमें शुभ लक्षणों की वृद्धि भी होते देखी जाएगी। लग्न पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति को राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति का, थोड़ा बहुत भ्रम में रहने वाला, और चूंकि मेष लग्न की कुंडली में मंगल की राशि होती है और लग्न में केतु व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं, निरंतर काम में लगा रहने वाला, खूब मेहनत करने वाला, निरंतर मतलब काम करना व्यक्ति को बुरा नहीं लगता। और ये इस कुंडली की सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानता है और जानता है। इतना ही नहीं, तीसरे भाव के मंगल, बहुत ध्यान से समझना होगा कि लग्न के अधिपति तीसरे भाव में व्यक्ति को पराक्रमी, स्वाभिमानी, अभिमानी, गुरूर माता पिता का, है ना, और साथ ही साथ दिव्य देह धारण करने वाला होता है। अपनी भुजाओं में कई सारे लोगों का दम रखने वाला होता है। मतलब ऐसी स्थिति बहुत ही उत्तम होते आती है। थोड़ी मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है, बस व्यक्ति अंतिम तक चीज़ों को छोड़ने की कोशिश ना करे तो वो सफल निश्चित रूप से हो जाता है। चंद्रमा जो बैठे हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के, तो मंगल की राशि है और बुध का नक्षत्र है। मंगल की राशि और बुध के नक्षत्र के कारण व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाला होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, लेखक बहुत अच्छा होता है, एक्सप्लेनेशन उसकी बड़ी अच्छी होती है, झट से किसी भी विषय को समझ जाने वाला होता है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, इस वजह से प्रशासन के क्षेत्र में भी व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है। एक पूरे महिला के शरीर में पुरुषोचित और मानवोचित गुण धारण करने वाला होता है। रिस्पॉन्सिबल, जब तक कोई काम हो न जाए तब तक उसको किसी से बताने वाला नहीं होता, और अपने दमखम पे समाज में अपना नाम रोशन करने वाला भी होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि के इस नक्षत्र पे, जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, इस पे कम से कम वो 20 से 21 घंटे चंद्रमा इस नक्षत्र पे रहते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र पे। बस आपको खाली सरवाइव करने में आरंभ में दिक्कत होगी, बाद में जब आप उस यात्रा पे चल जाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि से दृष्ट, सूर्य से केंद्र में है, क्योंकि सूर्य से दशम स्थान में चंद्रमा है। ये व्यक्ति को कई बार कुछ जिद्दी, हठी, दुराग्रही, है ना, ऐसा कुछ बना देते हैं। लेकिन चंद्रमा से चतुर्थ स्थान के जो शनि बैठे हैं वो व्यक्ति को, माता को रुग्णता देते हैं, और चंद्रमा से जो अष्टम स्थान में मंगल बैठे हैं वो व्यक्ति को दूसरों पे आसानी से विश्वास कर लेने वाला बना देते हैं, और बार बार एक ही गलती दोहराने वाला, ऐसा भी कई बार अपनी दशा काल में व्यक्ति से करवा देते हैं। वो चंद्रमा 27 अंश के बैठे हैं, उनके ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह के साथ, गुरु और शुक्र के साथ राहु बैठेंगे तो ये शुभ ग्रह ही हो जाएंगे। तो यहाँ राहु, गुरु और शुक्र अपनी दशा काल में व्यक्ति के स्वभाव को अच्छा और उच्चतम स्तर पे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसका असर दिखेगा। लेकिन ये ग्रह कई बार चूंकि मारक ग्रह होंगे, शुक्रदेव राहु के संपर्क में आने के कारण, चूंकि चंद्रमा पे शनि का प्रभाव है, इस वजह से शुक्र, इस वजह से शनि, इस वजह से चंद्रमा और इस वजह से राहु इस कुंडली के लिए सामान्यतया मारक ग्रह की भांति या कष्ट देने वाले ग्रह की भांति परिणाम करने वाले ग्रह बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति चर प्रकृति की कुंडली के लिए एकादशवां भाव बाधक भाव होता है। इस वजह से शनिदेव इस कुंडली के लिए बाधक ग्रह की भूमिका में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे।
लेकिन अभी जो दशा चल रही है वो सूर्य की दशा चल रही है, और वो ग्रह लग्न कुंडली में सिंह राशि में बैठा है, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में, और दशमांशा चक्र में उच्च का। इसका अर्थ होगा कि ये जो 6 साल की दशा है 2031 तक, ये निश्चित रूप से जातक के जीवन के लिए, करियर के लिए, इंटरव्यू के लिए, और नौकरी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक यश और ज्ञान बल के लिए, विश्व में विख्यात होने के लिए, समाज में विख्यात होने के लिए बड़ा ही अच्छी दशा कह सकते हैं, इसको बहुत अच्छी दशा कह सकते हैं। क्योंकि जब इसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी तो वो चंद्रमा पीड़ित हैं, और उस चंद्रमा के ठीक पीछे शुक्र और राहु बैठे हैं। तो ये व्यक्ति फैशन को समझने वाला, अपने बल पे पैसे कमाए और 5,000 की जगह पे 20,000 का कपड़ा खरीदे, और वक्त पे आने पे वो करेगा। चरित्रवान होता है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, न्याय पालक होता है, धार्मिक होता है, प्रबुद्ध होता है, संततिवान होता है, लेकिन कठोर निर्णय लेने वाला, प्रशासक की भूमिका में समाज की सेवा करने वाला होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो कमजोरी कहाँ है कि गुरु सप्तम भाव में और एकादशवां भाव शनि की दशा है। तो कुंडली में देखना क्या चाहिए कि कितने ग्रह आपके फेवर में आ रहे हैं। तो सूर्य आपके फेवर में है, गुरु भी लगभग ठीक है, शनि इस कुंडली में आपके इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे पर विलंब से, अब आपको उतनी देर रुकना होगा, और जन्म कुंडली में मंगल आपको पराक्रमी बना रहे हैं। तो गड़बड़ी कहाँ है? नौकरी भाव ठीक है बुध के कारण, तो व्यक्ति ब्राह्मणों को देने वाला, अपने घर पे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने वाला, निरंतर अपने घर में वेद पाठों का उच्चारण करने वाला, शास्त्रज्ञ, निपुण, बुद्धिमान, तेजस्वी, समस्या को समझने वाला, परिस्थिति को समझने वाला, दुश्मन को दुश्मन की दृष्टि, मित्र को मित्र की दृष्टि से देखने वाला, तुरंत झट से किसी बात को ग्रास्प कैपेसिटी बड़ी बिल्कुल एकदम तुरंत ग्रहण कर लेने वाला, ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? तो कितने ग्रह आपके फेवर में आ गए? एक तरीके से शनि, दूसरे तरीके से मंगल, तीसरे तरीके से सूर्य, और चौथे तरीके से बुध, पांचवें तरीके से देवगुरु बृहस्पति। तो शनि देव यहाँ एकादशवें भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में बैठेंगे, लग्न को देखेंगे तो बाधकेश जहां बैठेंगे उस ग्रह को बाधा देंगे, या बाधक भाव में जो ग्रह बैठेगा वो बाधक ग्रह कहा जाएगा। तो एकादशवां भाव चूंकि चर प्रकृति की कुंडली के लिए बाधक भाव होता है, इस वजह से शनि की दशा जातक के जीवन को उसके कृत्य में, चाहे करियर हो, दाम्पत्य हो, संतान हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, नौकरी हो, क्रेडिट मिलना हो, इसको वो कमजोर करते हैं, या उसमें वो बाधाएं डालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पिता से व्यक्ति को पूरा समर्थन मिलता है, माता को हेडेक मिलती है। लेकिन तो यहाँ पे राहु, शनि, और जरा ध्यान से देखें तो शनि यहाँ पे एक ग्रह, और यहाँ पे गुरु जन्म कुंडली में तो ठीक बैठे हैं, पर शुक्र और राहु के कारण व्यक्ति के जीवन में यहाँ पे शुक्र और राहु की दशा मारक ग्रह की भूमिका में आ जाएगी। लेकिन एक सिद्धांत राजयोग बनेगा कि सप्तम भाव के स्वामी का संबंध नवम भाव के स्वामी के साथ बने और इनके साथ राहु आ जाए तो ये बड़ा ही राजयोग बन जाता है। छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठे तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है। अष्टम स्थान में चंद्रमा चतुर्थ से होकर के बैठे हैं, ये कुहू नामक दुर्योग बनता है। पंचम भाव में पंचम भाव के अधिपति या पंचमेश पंचम में बैठे हों तो व्यक्ति का यश, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, शनि की दृष्टि है इस वजह से देर से आपका यश मिलेगा। दशम भाव के स्वामी से शनि का संबंध बने, या दशम भाव से गुरु का संबंध बन जाए, या दशम भाव के अधिपति पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या दशम भाव शनि का हो तो व्यक्ति का करियर थोड़ा देर से ही सफल होता है लेकिन हो जाता है। वहीं आप दशमांशा चक्र में देखेंगे तो लग्न का अधिपति दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने वाले, क्योंकि दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं लगता है। दशमांशा चक्र के सप्तम स्थान में शुक्र मित्र की राशि में और उच्च के मंगल बैठे हैं, जहां 12वें भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव के स्वामी पंचम में, पंचम के अधिपति उच्च के, तो व्यक्ति बुद्धिमान ज्ञानी है। और सप्तम भाव में उच्च के मंगल के साथ शुक्र का बैठना 1000% इसकी प्रामाणिकता हो जाती है कि व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पे पदासीन होने वाला होता है और अपने काम में उस सिंहासन पे बैठता है जिसके आगे और जिसके पीछे बहुत लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को बनाया है तो इसी उच्च के मंगल के कारण बना है। कर्क लग्न की कुंडली जो दशमांशा की बनेगी उसमें योग कारक ग्रह मंगल होंगे, वो केंद्र में उच्च के हैं। लग्नेश दशम में यह लक्ष्मी संपन्न योग यहाँ बन जाएगा। उच्च के सूर्य सुख भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ स्थान में,
ये इतनी बढ़िया बात हो जाएगी कि इसकी प्रशंसा कम ही होगी। ये मैंने आपको इतनी बात बताई है। तो कहने का अर्थ कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो, गुरु शुक्र लग्न को देखता हूं, एक अच्छी बात इस कुंडली में क्या है कि जब भी आप ग्रहों को देखते हैं, जैसे मंगल को देखें तो मंगल पापक ग्रह हैं और अपने भाव से 3 घर आगे बैठे हैं। ये अच्छा होता है, अपने घर से पापक ग्रह का 3 घर आगे बैठना, ये बढ़िया माना जाता है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो अपनी ही राशि में मालव्य योग बना रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि केंद्र में सूर्य और चंद्रमा नहीं है। अगर केंद्र में सूर्य और चंद्रमा हो जाते तो ये मालव्य योग भंग हो जाता। तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो शुभग्रह हैं, वो देखिए अपनी राशि में बैठे हैं। तो इसका अर्थ होगा कि ये भाव और ये भाव, ये दोनों ही भाव सुरक्षित हो गए। इस भाव को मंगल सुरक्षा दे रहे हैं, इस भाव का स्वामी अपनी राशि में, इस भाव का स्वामी अपनी राशि में। चतुर्थ स्थान का स्वामी शुभग्रह अपने भाव से 5 घर आगे बैठा है और चतुर्थ स्थान पे जब शनि का प्रभाव पड़ेगा तो ये मानसिक शांति में अवरोध देने का काम करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि भले ही वो विलंब से काम बने, पर व्यक्ति अपने बल पे, अपने किए गए पराक्रम से सरकारी संपत्ति का बढ़िया सुख प्राप्त करता है, या किसी सरकारी पद पे विभूषित व्यक्ति से उसका विवाह हो जाए और वो सरकारी संपत्ति का सुख अर्जित करता है। ये इसका प्रभाव होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति पे दशम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है और ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। जैसे चंद्रमा से सूर्य केंद्र में है 10 घर आगे, वैसे ही चंद्रमा से शनि केंद्र में है 4 घर आगे। तो अब दिक्कत क्या होगी कि यहाँ व्यक्ति घर पे रहेगा तो बाहर जाने का मन करेगा और बाहर रहेगा तो घर पे, मतलब वो 50 लोगों की भीड़ में भी अपने आप को एकांत अकेला कर लेता है। वो बात कहे सारी सही, पर सामने वाले को वो बात उल्टी मालूम पड़ती है। कई बार वो धर्म से जुड़ी बात कहे, पौराणिक बातें कहे, शास्त्रगत बातें कहे, सत्य बोले, पर वो सामने वाले को उतनी बात समझ नहीं आती, या उसका दर्शन इतना बड़ा होता है, मानसिक शांति इतनी, कई बार अपने आप से ही उसका झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो झगड़ा सामने प्रकट नहीं होता और सामने वाला उसको गंभीरता से नहीं ले पाता। तो ये इस वजह से ये शनि के प्रभाव के कारण ऐसी चीजें दिख रही। पंचम भाव का स्वामी पंचम में, तो ये बहुत बढ़िया है। पंचम भाव पे किसने देखा? दशम और एकादशवें भाव के स्वामी ने। तो ये भाव भी सुरक्षित, ये भाव भी सुरक्षित, ये भाव भी सुरक्षित और बुध भी सुरक्षित। तो अभी तक आपने लग्न से लेकर के पंचम भाव में जितने भी भाव देखे, उसमें से खाली एक भाव आपका कमजोर हुआ है, और वो भी आपको दे ही रहा है, क्योंकि शुभग्रह होकर के अपने भाव से पंचम में बैठे हैं। नीच भंग हो जाता तो काफ़ी हद तक सफलता मिल जाती, लेकिन जो विलंब हो रहा है वो इसी चंद्रमा के कारण हो रहा है। क्योंकि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, जो चीज़ आपको, आपके मन को सुकून देती है, वो चीज़ आपकी कुंडली के अष्टम भाग मृत्यु और जीवन के बीच में झूल रहा है। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से चंद्रमा की दशा में वही व्यक्ति के जीवन में रैंडम जो चीज़ें होती हैं, वो इसी चंद्रमा के कारण, इसी मंगल के राशि के कारण ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि लग्नेश होकर के अष्टम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में नीचा विलासी बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी को देख रहे हैं, तो भाग्य में दिमाग, धर्म में दिमाग, बुद्धि, रिसर्च, चिंतन, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो मेहनत करनी पड़ रही है वो लग्नेश के तीसरे भाव और अष्टमेश के तीसरे भाव के कारण। तो पंचम भाव भी सुरक्षित, एकादशवां भाव भी सुरक्षित। तो ये जो स्थिति बन रही है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन रही है। मतलब व्यक्ति जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा वो उसको प्राप्त कर लेगा। छठवां भाव सुरक्षित नौकरी का, सप्तम भाव सुरक्षित अपने भाव का, अष्टम भाव गड़बड़ है और चतुर्थ भाव गड़बड़ है। इस भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, इस वजह से व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। नवम स्थान के अधिपति का सप्तम भाव में जाना, भाग्य को देखना, भाग्य और धर्म का संयोग, दाम्पत्य के बाद विवाह के बाद व्यक्ति के प्रगति के मार्ग और खुलते हैं। पति जो होता है वो थोड़ा धर्म करने वाला होता है, या व्यक्ति धार्मिक होता है, मनस्वी होता है, श्रेष्ठ होता है, दान पुण्य करने वाला, अनुभवी, शास्त्रज्ञ, निपुण, ऐसा होता है। दशम स्थान के अधिपति सुरक्षित अपनी राशि में अपने घर से दूसरे घर में बैठे हैं,
तो गड़बड़ी क्या है? और 12वें भाव का अधिपति जिस भाव में, यही जो स्थिति है ये आप लोग कई बार देख करके डर जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे शनि वक्री हैं, 12वें भाव को कहीं ना कहीं थोड़े से दोष में ले जा रहे हैं। इस वजह से किसी को भी धन देना लेना थोड़ा बहुत परेशान भी करता है या गड़बड़ी करता है। तो ऐसे आपने क्या देखा कि आपके लग्न कुंडली में चतुर्थ और अष्टम और 12वां 3 भाव खाली कमजोर हुए हैं, बाकी 9 के 9 भाव आपके सुरक्षित हो रहे हैं। दशमांसा चक्र में लग्न सुरक्षित, द्वितीय भाव सुरक्षित, तृतीय भाव सुरक्षित है, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति अगर पंचम में बैठे हैं तो कम से कम उस भाव का डिस्पोजिटर प्लेनेट उच्च का है। चतुर्थ भाव सुरक्षित, शुक्र वर्गो यहाँ पे सप्तम भाव में। पंचमेश जन्म कुंडली में उच्च के, छठवें भाव के स्वामी स्वग्रही, सातवें भाव के स्वामी मित्र की राशि में, अष्टम भाव के स्वामी सामान्यतः थोड़े कमजोर, नवम भाव सुरक्षित, दसम भाव सुरक्षित, एकादशवां राहु के कारण सुरक्षित, 12वां सुरक्षित क्योंकि मित्र की राशि में। तो भाव कितने बढ़िया बन रहे हैं। इस वजह से ही व्यक्ति ऊंचा लक्ष्य लेकर के चलता है और वो उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है और काफी हद तक उसे सफल होते हुए भी देखा जाता है। बस हमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा, हम निरंतर मेहनत करें और सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की तैयारी करने की कोशिश करें। एक चीज और याद रखना होगा, जब जन्म कुंडली के 6वां भाव सुरक्षित हो और दशम भाव से शनि का संबंध बन जाए, दशम भाव से गुरु का संबंध बन जाए, चतुर्थ स्थान के अधिपति और सूर्य का संबंध जो बना है, ये व्यक्ति के अपनी बुद्धि को कई बार गलत इस्तेमाल की तरफ लेके जाता है। भाग्य भाव के स्वामी गुरु यहाँ केंद्र में बैठे हैं और यहाँ पे वो स्वग्रही हो रहे हैं। इस वजह से ये लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा, ये लक्ष्मी योग बनेगा। जन्म कुंडली का जो योग कारक ग्रह बना हुआ है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा ही बना हुआ है, जो आपकी कुंडली का सुखेश है। वो चंद्रमा जो आत्मकारक ग्रह है वो नवांश कुंडली में गुरु के साथ बैठा है, जो यहाँ के भाग्येश होते हैं। इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा और गुरु सुख देने वाले हैं, दाम्पत्य को लाभान्वित करने वाले हैं और कभी भी विवाह को तोड़ने वाले नहीं बनेंगे। विवाह करना हो तो शुक्र की राशि तुला, वृष, वृश्चिक, मकर, वृष और मेष राशि के जातकों से विवाह किया जा सकता है। नक्षत्र बचाइएगा ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र का 4था चरण या ज्येष्ठा नक्षत्र में विवाह जो जातक हो वो ना हो तो सामान्यतया अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी बात कहूँ तो लग्न में केतु बैठे हैं, ये आपको अनुभवी और सारगर्भित बनाते हैं और निश्चित रूप से ये आपको लाभान्वित भी करते हैं। तो ये जो मैंने बात कही है, दशमांसा चक्र और नवमांसा में से जो स्थिति लग्न की बनी है, यहाँ गुरु चंद्रमा की बनी है, मंगल, तो ये कुंडली बड़ी ही प्रतिष्ठित मालूम पड़ती है और बहुत अच्छी है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 और 4 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ और पीला रहेगा। विवाह की दिशा पूरब रहेगी। संतान के योग, भविष्य में अगर मन करे तो आप कोई कारोबार, व्यापार, पढ़ाना ये भी कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी के योग इस कुंडली में अच्छे हैं। इस कुंडली में अब एक एक ग्रहों को समझेंगे तो सबसे पहले मंगल यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं और यहाँ बैठे मेष राशि में। मंगल की दशा लग्न कुंडली में 23 अंश 12 कला पुनर्वसु नक्षत्र, नवांश कुंडली में अपनी राशि में मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में। इस वजह से मंगल की दशा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली आएगी या होगी। उस दशा काल में आपके मन मुताबिक चीज़ें घटित होंगी और थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति होने के साथ साथ और भी आगे बढ़ने का बल प्राप्त होगा। पंचम भाव में चंद्रमा सूर्य बैठे हैं, 25 अंश 48 कला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्र स्वग्रही हैं। इस वजह से सूर्य के पास बल रहेगा। नवमांश कुंडली में वही सूर्य वृश्चिक राशि में व्यक्ति के भवन, भूमि, वाहन, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, मानसिक शांति देने वाले बन रहे हैं। नवमांश कुंडली में वो 22 अंश के ज्येष्ठा नक्षत्र में कभी कभी पत्नी को या पति को रोग देने वाले बन रहे हैं। लेकिन अगर पति रूठ जाए तो उसको मनाना स्वीकार करना होगा। बुध बैठे हैं लग्न कुंडली में 18 अंश के युवावस्था में हस्त नक्षत्र में। इस वजह से इमोशन रहेगा। नवांश कुंडली में वो मिथुन राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से बुध की दशा में पद प्रतिष्ठा, सामाजिक उन्नति, सामाजिक लाभ, श्रेष्ठता और गतिमान होने का योग भी बन जाता है। बुध की दशा व्यक्ति से ब्राह्मणों और माता पिता की सेवा करवाएगी। शुक्र 10 अंश 10 कला के स्वाति नक्षत्र में राहु के संग,
तुला राशि में मालव्य योग। नवांश कुंडली में वो मकर राशि के बैठ रहे हैं, मित्र के साथ मित्र की राशि में तटस्थ होकर के। इस वजह से शुक्र की दशा भौतिकीय सुखों को देने वाली बनेगी और शुक्र की दशा में व्यक्ति के प्रमोशन के योग भी बनेंगे। मतलब यह अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर आदि में भी सांसारिक सुखों का भोग भी शुक्र की दशा में मिलेगा। गुरु तुला राशि में 17 अंश के स्वाति नक्षत्र में राहु के संग, और नवांश कुंडली में वो आपको थोड़ा बहुत रोग देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी अकर्मण्यता, कठोरता, लेकिन पद वृद्धि फिर भी होती रहेगी। मानसिक शांति, दाम्पत्य ठीक रहेगा और भाग्य का लाभ मिलता रहेगा। राहु वहीं बैठे हैं 22 अंश के विशाखा नक्षत्र में, वो आपको कभी कभी हठी बनाएंगे। नवांश कुंडली में वो ग्रह मेष राशि में बैठा है, इस वजह से विवाह के बाद भी किसी के प्रति भाव जागृत हो जाते हैं। ऐसा न हो, व्याभिचार न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में 27 अंश 24 कला ज्येष्ठा नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो जा करके बैठे हुए हैं मीन राशि के। चंद्रमा की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, सहिष्णुता और विवेकवान होने का अवसर प्राप्त होता है। शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हैं 14 अंश के, और जिस स्थिति में वो बैठे हैं वो राहु के नक्षत्र में राहु से दृष्ट हैं। नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह स्वग्रही है, वर्गोत्तम होके बलवान होने के कारण सामाजिक प्रभाव, राजनीति के लोगों से नज़दीक से जुड़ना और कनेक्शन प्राप्त करना, समाज के सबसे निचले तबके के बारे में विचार करना, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, मजबूती से न्याय करना, और जहाँ पे सत्य बोलना है वहाँ सत्य बोले, जहाँ झूठ बोलना है वहाँ झूठ बोले। जैसी स्थिति वैसी मति, ये शनिदेव करा रहे हैं। कुल मिलाकर के कुंडली बहुत अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं है। नक्षत्र के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करें। हस्त, पुनर्वसु, भरणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आपकी कुंडली का जो पंचांग बना है वो भाद्रपद माह में बना है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि की स्थिति बनी है, इस वजह से दान कभी भी करना हो तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को या ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करें, या जन्मदिन भी इसी दिन मनाएं, अंग्रेजी महीने से न मनाएं। क्लियर है? ग्रहों के आधार पे होरा चक्र की स्थिति जो बनी है उसके आधार पर ये कुंडली गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में, मंगल की दशा में, राहु और केतु की दशा में निश्चित रूप से मानसिक शांति और अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करेगी। जबकि बुध, शनि, चंद्रमा और शुक्र की दशा में कभी कभी कष्ट भी हो सकता है। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख इस कुंडली में सामान्यतया, चोट चपेट की घटनाएं और इन सभी चीजों से, जैसे जलोदर, पेट में से जल का निष्कासन, है ना, और रक्त प्रवाह तीव्र और मंद होता रहे, भोजन पाचन करने में गड़बड़ी होता रहे, इस तरीके की परेशानी होती है। नेत्रों की परेशानी भी कई बार परेशान करती है। लग्न पे मंगल की राशि, शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव, तो लग्न पे जब शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को संघर्ष से भी बीतना पड़ता है, लेकिन सफलता भी ये दोनों ही ग्रह आपको दे रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।